Hi everyone. So this is part third of your class 12th history, chapter 1, bricks, beads and bones. So हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन एक वेल प्लान्ड, वेल मेंटेन्ड सिविलाइजेशन थी। वहां पर ब्रिक्स के एविडेंसेस जो मिले हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि उनमें कितनी स्ट्रांग मेंटेलिटी थी, उन्होंने कितना डेवलपमेंट कर रखा था। जो वहां पर वेट्स, वहां पर जो सील्स मिले हैं, उनसे हमें ये क्वेश्चंस आते हैं स्कॉलर्स के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या वहां पर कोई अथॉरिटी थी, क्या वहां पर कोई किंग था या फिर नहीं था, क्योंकि इतनी वास्ट एंड इतनी मेंटेन्ड सिविलाइजेशन किसी अथॉरिटी या फिर किंग के अंडर ही इतनी सरवाइव कर सकती थी। अभी हम इस पोर्शन में कवर करेंगे सभी आर्कियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स के जो वो क्वेश्चंस थे किंग और अथॉरिटी के बारे में। सो एक्सकेवेशन के टाइम पर बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे पता लगा सकते हैं या फिर कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि वहां पर किंग होता था या फिर नहीं होता था। जैसे एक लार्ज बिल्डिंग मिली है जिसको बोला गया है पैलेस, लेकिन वहां पर पैलेस के अंदर ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं और उसका साइज भी इतना नहीं बड़ा था कि हम उसको किसी किंग का पैलेस बोल सके। ऐसे ही सेम एक प्रिस्ट किंग की भी स्कल्पचर मिला है, जैसे यहाँ पर साइड में इमेज दी गई है। ये प्रीस्ट किंग का एक स्कल्पचर मिला है जिसको माना गया है कि ये एक्सकेवेशन के टाइम पर मिला है, लेकिन ऐसा नहीं लगता इस स्कल्पचर को देखकर कि ये किसी किंग, किसी अथॉरिटी का स्कल्पचर होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। जैसे कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई भी किंग नहीं था, वहां पर जो जितने भी सभी अपने घर को अपने आप खुद ही मेंटेन रखते थे। लेकिन कुछ का मानना है कि वहां पर सिर्फ एक ही किंग था जो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स थी उनको सभी को वही मेंटेन रखता था। लेकिन कुछ का मानना है कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स थे। जैसे हड़प्पा का अलग रूलर, मोहनजोदारो का अलग रूलर, लोथल का अलग रूलर, धोलावीरा का अलग रूलर एंड चांद्रो का अलग रूलर। ऐसे ही जितनी भी साइट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के, सभी के अलग अलग रूलर थे। लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स थे वो इस वाले के साथ थे कि वहां पर सिर्फ सिंगल रूलर रूल करता था। एक ही रूलर वहां पर सभी साइट्स को मेंटेन रखता था और वही रूल करता था। सो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका एंड कैसे हुआ था। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया था, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके टाइम पीरियड को मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोला जाता था, और जो उसके बाद के टाइम पीरियड को बोला गया था वो लेटर हड़प्पन पीरियड, एंड जो उसके पहले के टाइम पीरियड को बोला गया था वो अर्ली टाइम पीरियड बोला गया था, अर्ली हड़प्पन टाइम कल्चर। सो अभी 1800 बीसी के बाद जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स के जो रीजन थे उनमें पता लगा है कि जो चोलिस्तान जैसे साइट्स थी वहां से वो अबंडन होने लग गई थी। वहां से जो पॉपुलेशन थी वो माइग्रेट करने लग गई थी। एंड जैसे जो न्यू सेटलमेंट्स ग्रो हो रही थी गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के पास, वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने लग गई थी। और जो अर्ली हड़प्पन साइट्स थी वहां पर पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग गई थी, वहां से अबंडन होने लग गई थी। तो पॉपुलेशन के कम होने से ये भी माना गया है कि सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा। अभी एक और जो रीजन माना गया है वो माना गया है कि वहां पर जो उनका कल्चर था वो डिसअपियर होने लग गया था। उनके जो कल्चर थे, जो वो वेट्स वो जो यूज करते थे, जो वो सील्स यूज करते थे, जैसे उनके जो स्पेशलिटीज थी, वो टेक्निक्स थी, उनके जो टूल्स थे, उनको वो भूलने लग गए थे। और जो नई नई टेक्नोलॉजीज या फिर वो जो न्यू कल्चर अपनाने लग गए थे, उनसे उनका जो पुराना कल्चर था वो डिसअपियर होने लग गया था। सो वन एक और रीजन जो ये वो मानते हैं कि उनका जो मटेरियल कल्चर था वो डिसअपियर होने लग गया था। सो नेक्स्ट जो स्कॉलर्स ने रीजन दिया है वो है उनका नेचर के एटवार, कि जो नेचर में चेंजेस आए थे उनकी वजह से भी उनकी सिविलाइजेशन का एंड हो सकता है। कि जैसे क्लाइमेटिक चेंज जो होते हैं, जो डिफोरेस्टेशन, जो सूखा पड़ गया था, जो क्रॉप्स का फेलियर हो रहा था, उसकी वजह से भी उनका सिविलाइजेशन का एंड एक रीजन माना गया है। या फिर जो एक्सेसिव फ्लड,
फ्लड की वजह से, या फिर जो ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स का जो इंडस रिवर थी उनकी, वो उसमें सूखा पड़ गया था, या फिर जो उनकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनमें अच्छे से पानी फ्लो नहीं कर रहा होगा। ये पानी की वजह से जो इरिगेशन उनकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रही थी, उसी वजह से उनकी डिफोरेस्टेशन हो रही थी। सो इनकी वजह से भी मान सकते हैं कि उनका जो नेचर की वजह से जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी वजह से भी उनका एंड माना गया है कि उनका एंड हुआ होगा। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब जो हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स कवर किए हैं उनमें हमने देखा है कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन मेंटेन थी, कैसे उनके टूल्स होते थे, उनकी कैसी टेक्निक्स होती थी, कैसा उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन था, कैसे उनका एग्रीकल्चर था, कैसे उन वो ट्रेड करते थे। मतलब उन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने सब कुछ नॉलेज ले ली है, लेकिन अभी हमने ये तो पढ़ा नहीं है कि वो उसको डिस्कवर किसने किया था, कौन सी वो प्रोसेस थी जिनसे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन की है। सो अभी हम इस टॉपिक में वो सब कवर करेंगे कि कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। सो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो है इसमें कनिंगम्स कंफ्यूजन। सो पहले हम देख लेते हैं कि कनिंगम कौन थे। अलेक्जेंडर कनिंगम थे, डायरेक्टर जनरल थे एएसआई। एएसआई की फुल फॉर्म क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो इनके द्वारा क्या गलती हुई थी, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इन्होंने क्या इनका कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से इनकी जो डिस्कवरी थी वो फुलफिल नहीं हो पाई थी। इन्होंने जो स्टडी कर रखी थी वो थी 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच में, और जो उसके बाद का जो टाइम पीरियड था। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो 6th सेंचुरी से पहले का टाइम पीरियड है। तो इन्हें लगा था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ये आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं वो इसी टाइम पीरियड के बिटवीन है, जिनके बिटवीन इन्होंने स्टडी कर रखी थी। और जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थयात्री थे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स कनिंगम को मिले हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है, तो कनिंगम को जो भी आर्टिफैक्ट या फिर कोई सील मिलता था तो वो चाइनीज के साथ, इनके साथ वो डॉक्यूमेंट्स के साथ वो रिलेट करने लग जाते थे। लेकिन जो चाइनीज डॉक्यूमेंट्स थे वो थे 4th से 7th सेंचुरी बीसी के, सी के अंडर। लेकिन जो चाइनीज डॉक्यूमेंट्स थे वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ही ओरिजिनेट हुए थे। इनको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, उनको बहुत सारे सेल्स मिले। तो इनका मानना ये था, बाकी स्कॉलर्स के साथ ये भी सोचते थे कि सबसे पहली जो सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुई थी वो गंगा वैली के आसपास हुई थी। तो इनका ये भी वही उन्हीं आर्टिफैक्ट्स को गंगा वैली सिविलाइजेशन के साथ ही रिलेट करने लग जाते थे। तो इनके कुछ ये कंफ्यूजन्स थे जिनकी वजह से ये डिस्कवरी अच्छे से नहीं कर पाए थे। सो अभी इसके अंडर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन मतलब सिविलाइजेशन जो मानी गई थी इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन वो गंगा वैली सिविलाइजेशन मानी गई थी। लेकिन अभी जो नई सिविलाइजेशन उभर कर आ रही थी कि गंगा वैली सिविलाइजेशन से भी एक पुरानी सिविलाइजेशन थी, वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो उसके बारे में अभी डिस्कवरी हुई थी, तो उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कैसे डिस्कवरी हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सो इसमें दो इम्पोर्टेंट चेहरे हैं, वो है दयाराम साहनी एंड राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी रिलेटेड थे हड़प्पा से और राखलदास बनर्जी रिलेटेड थे मोहनजोदारो से। दयाराम साहनी को आर्टिफैक्ट्स मिले, जो एविडेंसेस मिले हैं वो मिले थे हड़प्पा से, एंड जो राखलदास बनर्जी को मिले थे मोहनजोदारो से। सो इन सब आर्टिफैक्ट्स या सील्स के एविडेंसेस के बाद जो 1924 में जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम पर जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे जॉन मार्शल। तो इन्होंने फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया, जो अभी आर्टिफैक्ट्स मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिल रहे थे राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी के द्वारा। एस.एन. रॉय ने अपनी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल हैड फाउंड 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। मतलब मार्शल ने जो इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की है उससे उसने इंडिया पर बहुत अच्छी एक फाउंडेशन दी है। तो इंडिया पर उसने बहुत अच्छा एक काम किया है।
John Marshall's stint as Director General of ASI marked a major change in Indian archaeology. सो उनका जो प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट वर्क जो वो करते थे, उनकी हेल्प से जो इंडिया में डिस्कवरी हुई थी, उससे बहुत हेल्प मिली इंडिया को अपने पास्ट की जानने के लिए। उनको एक्सपीरियंस हो चुका था ग्रीस एंड क्रेट के साथ। उनकी इसी एक्सपीरियंस की हेल्प से इंडिया में डिस्कवरी हो सकी। लेकिन उनमें एक कमी थी कि उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो नहीं किया। वो जो एक्सकेवेशन करते थे, जो वो खुदाई करते थे, वो हॉरिजॉन्टली करते थे। मतलब वो ऐसे-ऐसे लेयर्स को खोदते थे, ना कि ऐसे। और इसकी वजह से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो थे, वो डिस्कवर नहीं हो पाए। अगर हम स्ट्रेटिग्राफी को समझे तो उसमें क्या होता है कि जैसे अर्थ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो उसके अंदर मिलते हैं। तो अगर हम स्ट्रेटिग्राफी को अगर हम ऐसे ऐसे फॉलो करें तो ये बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे खुदाई करेंगे तो ये वैसे के वैसे हमें मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि कैसे आर्टिफैक्ट को स्ट्रेटिग्राफी फॉलो करके आर.ई.एम. व्हीलर ने एक नई टेक्निक को डिस्कवर किया था। सो आर.ई.एम. व्हीलर कौन थे? ये थे डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई इन 1944। 1944 में ये डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये डायरेक्टर जनरल थे। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को बहुत अच्छे से फॉलो किया। मतलब जो भी हम एक्सकेवेशन कर रहे थे, उनके एक्सकेवेशन का जो वो वहां पर आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे, उन पर कोई भी ऐसे मतलब डैमेज नहीं होने चाहिए, उनको हार्म नहीं होना चाहिए। वो वैसे के वैसे वही उसी साइट पर अच्छे से मिल सके, इन्होंने इसलिए स्ट्रेटिग्राफी को अच्छे से फॉलो किया। अब इंडिपेंडेंस के बाद जब जैसे कि 1944 में डायरेक्टर जनरल आर.ई.एम. व्हीलर थे, जो 1944 में डायरेक्टर जनरल थे, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जो हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये दोनों सिविलाइजेशन की जो ये साइट्स थी, ये पाकिस्तान में चली गई थी। लेकिन उसके बाद भी सर्वे कंटिन्यू रहे, उसके बाद भी सर्वे किए आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिसके बाद नई नई साइट्स का ओरिजिन पता लगा। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, कच्छ में ये नई नई साइट्स वहां पर डिस्कवर की गई। जैसे कि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, और अभी थोड़े टाइम पहले ही धोलावीरा को भी थोड़े टाइम पहले ही डिस्कवर किया गया है। और ऐसे ही एक्सप्लोरेशंस कंटिन्यू रही, एक्सप्लोर करते रहे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट नई नई टेक्निक्स को स्टडी करते रहे, नई नई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज को यूज करते गए उनके आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने के लिए। उनके जो स्टोन टूल्स होते थे, उनकी प्लांट एनिमल्स रिमेन्स वहां पर जो मिले हैं एक्सकवेशन पर, उनको वो अच्छे से स्टडी करते रहे, जिसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन का अच्छे से डिस्कवर हो सके। सो अभी हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, जो है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट को आर्टिफैक्ट्स या फिर जो एविडेंसेस मिले हैं, उनकी हेल्प से उन्होंने कैसे डिस्कवरी की है। सो आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी सामान मिला है वो डिफरेंट बहुत सारी कैटेगरीज में मिला है। जैसे पोट्री टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये मिली है, ये बहुत सारी थी। लेकिन जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, क्लॉथ, लेदर, वुड, जो ये होता है, ये टाइम के साथ साथ डिकम्पोज हो जाता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को प्रॉब्लम हुई इसके बारे में स्टडी करने में। लेकिन कुछ सामान जो जैसे इंस्क्रिप्शन, जो उनकी स्क्रिप्ट थी, उसको भी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं स्टडी कर पाए हैं। सो उनके पास कुछ सामान मिलने के साथ साथ, आर्टिफैक्ट मिलने के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आई। आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी सामान मिला है, उन्होंने उसको टू कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। पहले तो उन्होंने किया स्टडी उनकी जो मटेरियल मिलता था, कि क्या वो किसी स्टोन से मिला बना होता था, या फिर क्ले से, किसी मेटल से, या फिर किसी बोन, आइवरी एक्सेट्रा, इन सब से बना होता था। और सेकंड वन जो उन्होंने स्टडी की है वो है उनकी टर्म्स ऑफ फंक्शन, मतलब वो किस चीज के लिए यूज की जाती होंगी, इसके बारे में भी उन्होंने स्टडी की, जिससे उन्हें आसानी हुई डिस्कवर करने में उनकी सिविलाइजेशन को। उन्होंने जो भी वो आर्टिफैक्ट सामान मिला, उसको प्रेजेंट डे जो अभी सामान होता है उसके साथ जोड़ने की उन्होंने ट्राई की। जैसे बीड्स होती हैं,
उनको बीड्स उन्हें जो मिले, उन्होंने सोचा कि हाँ ये माला के बनाने में काम हो करती होंगी। जैसे कुआन मिली, जैसे चक्की मिली, जैसे आज भी हम चक्की को किस लिए यूज करते हैं, आटा पीसने के लिए, वैसे ही उन्होंने ये आइडिया लगाया कि वो भी कुआंस को ग्रेन को पीसने के लिए यूज करते होंगे। जैसे उन्हें स्टोन ब्लेड्स मिले, वो किस लिए यूज करते होंगे, कट करने के लिए। ऐसे ही पोट्स को, ऐसे ही जो भी उन्हें जो भी आर्टिफैक्ट सामान मिल रहा था, उनको उन्होंने आज के टाइम के जो सामान है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट करना चाहा, और इसकी वजह से ही उन्हें डिस्कवरी अच्छे से की। अब इनके साथ साथ उन्होंने कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स भी यूज किए। जैसे प्रीस्ट किंग का जो उन्हें एक स्टैचू मिला था, उसको उन्होंने क्या कैसे रिलेट किया। जैसे मेसोपोटामिया में भी पहले एक स्टैचू मिला था जिसको माना गया था किंग का स्टैचू है, वैसे ही उन्हें जो वो प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला, उन्होंने उसको भी आइडिया लगाया कि ये किसी किंग का स्टैचू होता होगा। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ही मानना है कि वो किंग का स्टैचू होता होगा, लेकिन उन्होंने नाम अच्छे से दिया उसका कि प्रिस्ट किंग, उसका स्टैचू का नाम होगा प्रिस्ट किंग। ऐसे ही क्लॉथिंग के बारे में उन्होंने आइडिया लगाया। कुछ जगह पे कॉटन के एविडेंसेस मिले हैं हड़प्पन साइट्स पर, तो उन्होंने ये रिलेट किया कि वो उनके जो क्लोथ्स होते होंगे वो कॉटन यूज करते होंगे क्लॉथिंग में। सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एंड इंटरप्रिटेशंस। मतलब जो भी वो अजम्पशन करते थे, वो जो भी एज्यूम करते थे कि ये इसलिए यूज होता होगा, ये इसलिए यूज होता होगा, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि ये मदर गॉडेस की हमें ये स्कल्पचर मिल रहा है, इसका भी जैसे यहाँ पर इन्होंने ज्वेलरी यूज कर रखी है। यहाँ पर जो मतलब जिस भी ये टेराकोटा क्ले से बना होता था, वैसे तो ये जिस लिए किस लिए यूज होता होगा, ये अभी तक ऐसे परफेक्ट से कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं जिनसे ये अब assumptions है उनको हम बोल सके कि हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट जो मिला है वो प्रीस्ट किंग का जो स्कल्पचर स्टैचू मिला है, उसको भी नहीं बोल सकती वो कि क्या से क्या वो उन उसको किस लिए यूज करते होंगे, किस लिए वो बनाया होगा, मतलब उसके साथ अनफेमिलियर है। अभी जो ग्रेट पाथ और फायर अल्तार्स मतलब जो यज्ञ के लिए, हवन के लिए जो प्लेस था मिला है एक्सकवेशन के टाइम पर, वो कि वो किस लिए, क्यों, किस क्या चीज उन्होंने इंक्लूड कर रखी है उसमें, क्यों उन्होंने बना रखा है। वैसे तो ये रिचुअल के लिए ही, रिलीजियस बिलीफ ही माने गए हैं कि किसी रिलीजन के लिए ही काम करते होंगे, लेकिन किसी एग्जैक्ट जो भी ये अजम्पशन है, इनको ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये इसीलिए यूज करते होंगे। नेक्स्ट हमें एक सील मिला है जो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जैसे अभी हम इमेज में देख रहे हैं जिसका वन हॉर्न होता था, ये एक सील मिला है जिसके बारे में भी हमें नहीं पता लगा है कि ये किस लिए बनाया गया होगा। इस पर एक मोटिव है, प्लांट एंड एनिमल मोटिव्स, एंड ऊपर उस पे इंस्क्रिप्शंस भी लिखी गई है स्क्रिप्ट में उनकी। नेक्स्ट हमें मिले हैं एक सील। जैसे कि यहाँ पर हमें सील दिखाया भी गया है कि एक फिगर है जो क्रॉस लेग में खड़े हैं, और साइड में उसके बहुत सारे एनिमल्स हैं। इस सील में जो ये फिगर है, इसको माना गया है कि ये सील प्रोटोशिवा को है। ये सील माना गया है कि ये प्रोटोशिवा का है, लेकिन हम इस प्रोटोशिवा का सील को हम ये नहीं बोल सकते कि ये शिवा का, जो हमारे शिव जी हैं, उनका सील है, क्योंकि ना ही तो शिव जी को पाशुपति बोला गया है और ना ही कहीं पर उन्हें योगी बोला गया है। तो हम इनको ये नहीं बोल सकते कि ये शिवा का फिगर है। हम ये क्योंकि ऋग्वेदा में शिव जी को रुद्र तो बोला गया है, लेकिन पशुपति या फिर योगी नहीं बोला गया है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हम इनको शमन जरूर बोल सकते हैं। शमन शमन कौन होते हैं? जिनके पास मैजिकल पावर, कुछ हीलिंग पावर्स होती हैं, जो दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ दूसरी दुनिया के साथ ही वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिनके पास मैजिकल और कुछ हीलिंग पावर्स होती हैं। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री का, वो कंप्लीट होता है। हमने इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत बारे में बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ सीखा, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कवरीज हैं जो होनी बाकी हैं और जो हो रही हैं। So thanks for watching. If you like my work, then please like my videos, and if you have any doubt or any complaint, then you
and comment down and subscribe my channel for more videos.